ऑफिस से लौटकर विशाल ने जैसे ही अपनी टाई ढीली की, उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम था जिसे वो अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। आरोही, एक ऐसा चेहरा जिसे ना देखने की कसम खाकर वह इस शहर में आया था। एक पल को उसकी सांसें अटक गई। उसने गुस्से में लाल बटन दबा दिया। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ही थी कि फ़ोन फिर से बज उठा। वही नाम। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फ़ोन उठाया और तीखे लहजे में पूछा, क्या है, क्यों फ़ोन कर रही हो? विशाल, मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ से आरोही की आवाज़ आई। विशाल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। मिलना है? तुम्हें याद भी है हम कौन हैं? हमारा तलाक हो चुका है, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है हमारे बीच। मुझे सब याद है, लेकिन तुम एक बार मुंबई आ जाओ, मेरे घर। आरोही बोली। क्यों आऊँ मैं? विशाल गुस्से से बोला। तुम्हारे दिए हुए जख्म भरने में मुझे महीनों लग गए, अब तुम फिर से? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ विशाल, आरोही ने उसकी बात काटते हुए कहा। विशाल चौंक गया, फिर सख्त आवाज में कहा, देखो आरोही, जो कुछ भी कहना है फ़ोन पर ही कह दो। मैं कहीं नहीं आने वाला। नहीं विशाल, यह कुछ ऐसी बात है जो मैं फ़ोन पर नहीं कह सकती, तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। विशाल का दिल जोर से धड़का। आखिर ऐसा क्या है? वो सोच में पड़ गया, लेकिन आरोही ने जवाब देने की बजाय फ़ोन काट दिया। रात भर विशाल करवटें बदलता रहा। कभी मन कहता कि फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो कभी दिल कहता कि कम से कम एक बार जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। सुबह उठते ही विशाल ने फैसला कर लिया, जो भी है एक बार जाकर देख ही लेता हूँ जो वो दिखाना चाहती है। उसने ऑफिस में छुट्टी ली और मुंबई के लिए फ़्लाइट बुक कर दी। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए विशाल का दिमाग बार बार उसे वो 4 सालों में पीछे खींच रहा था, जब वह और आरोही एक हुआ करते थे। विशाल मुंबई में एक सफल आर्किटेक्ट था और आरोही उसकी दुनिया थी। वो घर में उसकी एक छोटी सी होम बेकरी चलाती, जहाँ वो तरह तरह के केक और पेस्ट्री बनाती थी। विशाल को याद है कि कैसे उसकी रसोई की खुशबू पूरे घर को महका देती थी। जब विशाल देर रात काम से लौटता तो आरोही बालकनी में उसका इंतजार करती मिलती थी। वो छोटी छोटी बातें, वो एक दूसरे की परवाह, वो सब कुछ इतना अच्छा था, इतना सच्चा। तो फिर गलती कहाँ हुई? वो खुद से ही सवाल कर बैठा। असल में सब कुछ बदला आरोही की माँ की बीमारी के बाद। आरोही का कोई भाई नहीं था। पिता की मृत्यु भी कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी थी। माँ अकेली थी और आरोही उनकी एकलौती सहारा। वह अपनी माँ की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए माँ के पास रहने चले गई। शुरू में तो विशाल ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात से चिढ़ होने लगी। उसे आरोही की कमी खलती थी। उसका गुस्सा, उसकी झुंझलाहट फ़ोन पर निकलने लगी। कब तक रहोगी वहाँ? यह भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं, वह कहता। माँ की हालत ठीक नहीं है विशाल, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आरोही की आवाज़ में एक बेबसी होती थी, लेकिन विशाल उसकी स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं करता था। कल की जिद के कारण वह वापस लौट आई, लेकिन माँ की हालत अब भी वैसी ही थी। आरोही ने अपनी माँ को अपने साथ रखने की बात कही, तो भी विशाल ने टाल मटोल कर दी। उसी दौरान उसने दीपक से मदद लेने की सोची। दीपक, आरोही का मुंह बोला भाई, जो उसी के मोहल्ले में रहता था। माँ की दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक दीपक हर काम में उसकी मदद कर रहा था। आरोही अक्सर उसे फ़ोन करती और यहीं से विशाल के दिल में शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा। विशाल का पुरुषवादी अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसकी पत्नी को किसी और मर्द की ज़रूरत पड़ सकती है। उसे लगने लगा कि आरोही उससे कुछ छिपा रही है। अगले दिन फिर दीपक से बात हुई तो पता चला कि माँ की हालत दोबारा बिगड़ने लगी है। आरोही वापस अपनी माँ के पास आ गई। साल का शक अब उस दिमाग में बदल चुका था
जो धीरे धीरे उनके प्यार की मजबूत इमारत को खोखला कर रहा था। अब उसके फ़ोन कॉल्स में एक जासूस जैसी पूछताछ होती थी। एक रात करीब 11 बजे विशाल ने आरोही को फ़ोन किया। फ़ोन व्यस्त था। उसने 2 मिनट बाद फिर मिलाया, तब भी व्यस्त। उसके सीने में जलन होने लगी। 15 मिनट की लगातार कोशिश के बाद जब फ़ोन लगा तो विशाल का गुस्सा फट पड़ा। से इतनी लंबी बातें हो रही थी आधी रात को। उसकी आवाज़ में तेजाब घुला था। आरोही दिन भर की भागदौड़ और माँ की सेवा से बुरी तरह थक चुकी थी। विशाल, वो दीपक भैया को फ़ोन किया था। माँ की सुबह की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, वही लिखवा रही थी। फिर आरोही ने दीपक की तारीफ करते हुए कहा, वह ना होते तो पता नहीं मैं माँ को कैसे संभालती। इतना सुनकर विशाल के अंदर जैसे आग लग गई। दवाइयाँ लिखवा रही थी? अमन जहरीली हंसी हंसा। रात के 11 बजे दवाइयाँ याद आ रही है या दवाइयों के बहाने कुछ और ही चल रहा है? मुझे सब समझ आता है। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। आप यह क्या कह रहे हैं विशाल? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे, विशाल चीखा। मैं यहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम वहाँ किसी और के साथ। बात अधूरी छोड़ उसने फ़ोन काट दिया। उस रात आरोही सो नहीं पाई। जिस पति के प्यार पर उसे गुमान था, आज उसी ने उसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था जिसे धोना नामुमकिन था। अगले दिन विशाल बिना बताए आरोही के मायके पहुंच गया। वो उसे हाथों पकड़ना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक सोफे पर आरोही बैठी थी और उसके पास के सोफे पर दीपक। आरोही के हाथ में चाय का कप था और वह दीपक से कुछ बात कर रही थी। विशाल को देखकर दोनों चौंक गए। दीपक सम्मान में खड़ा हो गया। नमस्ते जीजाजी। लेकिन विशाल की नज़रों में आग थी। उसने दीपक को नज़रअंदाज किया और आरोही की तरफ घूमा। तो यह है तुम्हारी माँ की बीमारी का नाटक? उसकी आवाज़ नफरत से काँप रही थी। और यह है तुम्हारी सेवा? मेरे पीठ पीछे यह सब गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। आरोही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। विशाल, अपनी जुबान को लगाम दो। यह क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? विशाल ने पास पड़ी मेज पर हाथ मारा। मैं अंधा नहीं हूँ आरोही। जिस आदमी के लिए तुमने मुझे और मेरे घर को भुला दिया, आज उसी के साथ यहाँ रंगलिया मना रही हो। यह शब्द आरोही के आत्मसम्मान को तार तार करने के लिए काफ़ी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज़ में अब दर्द नहीं बल्कि नफरत थी। छी विशाल, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान ने एक भाई की तरह इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, तुम उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। लानत है ऐसी सोच पर। बस बहुत हो गया यह भाई बहन का नाटक। विशाल ने फैसला सुना दिया। यह रिश्ता आज अभी इसी पल खत्म है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरोही पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। दीपक, जो इस तूफान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, धीरे से बोला, जीजाजी आप गलत समझ रहे हैं। आरोही जी मेरी बहन जैसी है। चुप रहो तुम। विशाल उसकी तरफ ऐसे घूमा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है और तुम मुझे समझा रहे हो। अंदर के कमरे से आरोही की माँ की कमज़ोर आवाज़ आई, आरोही बेटा क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? आरोही की आंखों से बहते आंसू अचानक सूख गए। उसकी आवाज़ में अब दर्द नहीं बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। उसने विशाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। दीपक भैया, जिन्हें सच देखना ही नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं दिखा सकता। विशाल को उम्मीद थी कि आरोही रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नफरत ने विशाल के अहंकार को और भड़का दिया। वह बिना कुछ कहे दरवाजे को पटक कर वहाँ से निकल गया। उस रात घर लौटकर विशाल ने अपनी माँ सुमित्रा जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन अपनी कहानी में उसने आरोही को एक धोखेबाज और खुद को एक बेचारा पति बनाकर पेश किया। परंतु सुमित्रा जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। आरोही ऐसी लड़की नहीं है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच। सोचने को कुछ बाकी नहीं है माँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
अब या तो इस घर में मैं रहूँगा या आपकी लाडली बहू। अगले दिन सुमित्रा जी ने आरोही को फ़ोन किया। बेटी, अपना घर मत टूटने दे, विशाल पागल हो गया है। तू तो समझदार है, एक बार वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन के दूसरी तरफ आरोही कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ जी, जिस रिश्ते में इज्जत ही ना बची हो, जोड़कर क्या मिलेगा। उन्होंने मेरे वजूद पर सवाल उठाया है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दोनों परिवार ने रिश्ता बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन विशाल अपने अहंकार में और आरोही अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में अड़ी रही। अदालत में वे आखिरी बार मिले और हमेशा के लिए उनके रास्ते अलग हो गए। रिश्ते को उन्होंने हजारों कस्में खाकर जोड़ा था, वह एक पल में कानूनी तौर पर ख़त्म हो गया। उसके बाद विशाल हमेशा के लिए पुणे चला गया। में खोए विशाल के कानों में आवाज़ गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड इन मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही विशाल ने अपनी पहले से बुक की हुई काली चमचमाती मर्सिडीज की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और विशाल पिछली सीट पर ऐसे बैठा जो जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत में लौट रहा हो। उसने अपनी महंगी घड़ी पर नज़र डाली, शीशे में अपना अक्स देखा और मन ही मन मुस्कुराया। आज आरोही देखेगी कि उसने क्या खोया है। उसके बिना विशाल कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसने चेहरे पर एक झूठी मगर आत्मविश्वास से भरी जाली। उसने मोबाइल में आरोही द्वारा भेजा गया एड्रेस देखा। एड्रेस नया था तो मैडम ने घर भी बदल लिया। अमन के मन में एक घबराहट उभरी, किराए पर एक कमरा ले लिया होगा, वरना उसकी कहाँ औकात। वो मन ही मन बड़बड़ाया। मर्सिडीज एक शानदार 3 मंजिला घर के सामने रुकी। घर के बाहर आरोही सा बेकरी का एक खूबसूरत बोर्ड लगा। विशाल कुछ पल के लिए हैरान रह गया। यह क्या है? आरोही ने कोई काम शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस ली और लोहे के बड़े गेट पर लगी घंटी बजाई। फिर मर्सिडीज से सटकर खड़ा हो गया। का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने घमंड का नकाब चढ़ा रखा था। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला जिसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी कहिए। आरोही से मिलना है मुझे, विशाल ने भारी आवाज़ में कहा। लड़की उसे अंदर लेकर आई और ड्राइंग रूम में बिठाकर चले गई। विशाल ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ड्राइंग रूम के आगे एक बड़ा सा हॉल था जिसे एक प्रोफेशनल किचन में बदल दिया गया था। वहाँ 8-10 औरतें तेज़ी से काम कर रही थी। कोई केक सजा रहा था, कोई पेस्ट्री बना रहा था, तो कोई केक बेक कर रहा था। हवा में मीठे और ताज़ी बेकरी की महक और काम की भागदौड़ का शोर था। यह नज़ारा किसी बिजनेस हब जैसा था, जहाँ बड़े पैमाने पर केक और पेस्ट्री बनती है। यह सब देखकर विशाल हैरान था। तभी किसी की आवाज़ आई, माधुरी, यह 100 केक गुप्ता एंड सन्सेस के ऑफिस पहुँचाने हैं, जल्दी करो। विशाल ने आवाज़ की दिशा में देखा। सामने आरोही खड़ी थी। वही आरोही, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक खूबसूरत नीले रंग की सिल्क की साड़ी हुई थी, जिसके ऊपर उसने एक सफ़ेद एप्रॉन बांधा हुआ था। बालों को एक जोड़े में करीने से समेटा हुआ था और चेहरे पर थकान की जगह एक अनोखा तेज था। वह पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने विशाल को देखा। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी जिसमें कोई गहरा राज छिपा था। उसका आत्मविश्वास विशाल को असहज कर गया। आ गए तुम? उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन विशाल को उस शांति में एक तूफान का अंदेशा हुआ। अच्छा किया। विशाल कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। आरोही ने अपना एप्रॉन उतारा और हाथ पीछे, फिर वहीं सोफे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था। बैठो, आरोही ने इशारा किया। लंबा सफ़र रहा होगा। विशाल को लगा जैसे वह इस बातचीत पर काबू पाना है। उसने अपने सूट को ठीक किया और सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, वैसे मेरे लिए पुणे से मुंबई आना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिजनेस क्लास में सफ़र करता हूँ। आरोही ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं आया। अच्छा है, उसने सिर्फ इतना कहा। यह रिएक्शन विशाल की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। वह चाहता था कि आरोही प्रभावित हो, उससे जलन महसूस करे या कम से कम कोई तो भाव दिखाए, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
यह सब क्या है? विशाल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कब से? मतलब यह बिजनेस? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे अलग होने के बाद से पहले सिर्फ 8-10 लोगों के लिए बेकरी का काम करती थी। अब रोजाना करीब 350 केक और पेस्ट्री बनते हैं। मुंबई की 3 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। विशाल को अब जलन होने लगी। उसकी तलाकशुदा पत्नी आज उससे कहीं ज़्यादा सफल और खुश दिख रही थी, तो इसीलिए बुलाया है अपनी कामयाबी दिखाने के लिए। विशाल की आवाज़ में अब झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। आरवी ने सिर हिलाया। नहीं विशाल, जो दिखाना था वह अभी बाकी है। उसकी आवाज़ में एक गंभीरता आ गई। ऊपर के कमरे में है। यह सुनकर विशाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर क्या है? ऊपर? चलो तुम्हें दिखाती हूँ। आरवी खड़ी हो गई। अमन, अपने घमंड को, अपने गुस्सों को कुछ पल के लिए बाहर ही छोड़ देना। विशाल कुछ बोल नहीं पाया। अंदर जाने से पहले एक बात पूछूं? आरवी ने कहा। अपनी माँ से आखिरी बार कब बात की थी? यह सवाल एक तीर की तरह विशाल के सीने में लगा। उसे याद भी नहीं था। शायद 2 महीने पहले या 3। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका ली। आरवी ने एक लंबी सांस ली। शायद तुम्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। इतना कहकर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई और उसके पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। एक साफ सुथरे बिस्तर पर एक वृद्ध औरत लेटी हुई थी, और वो औरत और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ सुमित्रा जी थी। लेकिन वह माँ नहीं थी जिसे वह जानता था। यह तो बस हड्डियों का एक ढांचा था। चेहरे पर एक गहरी झुर्रियाँ खिंच गई थी, आंखें अंदर की ओर ढक चुकी थी और गाल पिचक गए थे। उनके सिर के पास एक ग्लूकोज की बोतल टंगी थी और पास की मेज पर दवाइयों की शीशियों का ढेर लगा था। अमन के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वह अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा था। माँ? उसकी आवाज़ एक दबी हुई, कपकपाती हुई फुसफुसाहट में निकली। अपने बेटे को सामने देखकर सुमित्रा जी बुझी हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो चमक आंसू में बदल गई। वो बिस्तर पर सहारा लेकर बैठ गई। विशाल बेटा, तू। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे मीलों दूर से आ रही हो। विशाल हक्का बक्का खड़ा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह जो शान दिखाने आया था, वह घमंड, वह अकड़, सब कुछ एक पल में पिघलकर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। माँ, आप यहाँ कैसे? आपकी यह हालत, या क्या हो गया? वो एक ही सांस में कई सवाल पूछ गया। आप तो भैया के पास ही थी ना, फिर इस हालत में यहाँ कैसे? मित्रा जी कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आरोही, जो अब तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने सुमित्रा जी के सिर को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। फिर उसने विशाल की तरफ देखा। जवाब चाहिए तुम्हें तो पूछो माँ जी से, और सुनो उस बेटे की कहानी जो अपनी माँ को एक जिम्मेदारी समझकर बड़े भाई के दरवाजे पर छोड़ दिया था। विशाल घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ, बोलो ना, यह सब कैसे हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विशाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया, जब तू चला गया तो मुझे लगा था, चलो एक नहीं तो दूसरा बेटा तो है। तेरा भाई शुरू में बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी भाभी की आंखों में चुभने लगी। उससे मेरा वहाँ रहना बोझ लगने लगा। उसकी बातें कांटों की तरह मेरे दिल में चुभती थी। मैं सब सुनती थी बेटा, और चुपचाप सहती थी। सोचती थी अब यही मेरा घर है, कहाँ जाऊँगी। एक दिन तेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि वह अब मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उम्मीद से तेरे भैया की तरफ देखा। मुझे लगा वो अपनी माँ के लिए लड़ेगा, अपनी पत्नी को समझाएगा, पर वो तो चुप रहा बेटा। उसने अपनी पत्नी के आगे एक शब्द नहीं कहा। उस रात मैं समझ गई थी कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। अगली सुबह तेरा भाई मेरे पास आया। माँ, चलो आज तुम्हें मंदिर घुमाकर लाता हूँ।
तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं कितनी खुश हुई थी बेटा। मैंने सोचा मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के बाहर एक बड़ी सी पुरानी इमारत के सामने रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गेट के अंदर ले जाकर बोला, माँ, अब से यही तुम्हारा घर है। मैं चीखती रही, उसे पुकारती रही, पर उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा बेटा, एक बार भी नहीं। वो वृद्धाश्रम था विशाल, सुमित्रा जी ने सिसकते हुए कहा। नाम का आश्रम था, नरक से भी बदतर। सूखी रोटी, गंदे बिस्तर। मैं वहाँ नहीं रह सकी। ना कहकर वह हाँफने लगी। उनकी आवाज़ दर्द और कमजोरी के बोझ तले दब गई। फिर बोली, मैं एक रात चुपचाप वहाँ से भाग निकली। सड़कों पर भटकती रही, भूखी प्यासी। फिर एक दिन एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। जब आरोही ने मुझे देखा, आरोही ने बात को आगे बढ़ाया। मैं उस दिन मंदिर गई थी। मैंने देखा एक औरत फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों के साथ बैठी थी। मैं पास से गुजरने वाली थी। फिर मैंने उनका चेहरा देखा। माँ जी की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। जब चेहरा पहचान में आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं उन्हें घर ले आई, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछले 2 महीने से वह यही है मेरे साथ। सारी कहानी सुनाकर विशाल का दिमाग सुन्न हो गया। जिस माँ ने दोनों भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। विशाल का सिर शर्म और गलानी के बोझ से झुका हुआ था। उसने कांपते हुए आरोही की तरफ देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आरोही? तुमने एक फ़ोन क्यों नहीं किया? याद करो। आरोही ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। तुम्हें फ़ोन किया था, एक नहीं कई बार किया था। हर बार तुम्हारा फ़ोन या तो व्यस्त था या तुमने उठाया नहीं, या फिर उठाकर मैं बिजी हूँ कहकर काट दिया। विशाल को याद आया, हाँ, कुछ मिस्ड कॉल थी जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था। तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम अपनी दुनिया में इतने मग्न थे कि तुमने कभी पलट कर नहीं देखा। तुम यहाँ भी भूल गए कि तुम्हारी एक माँ भी है। विशाल के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही नज़रों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था। तभी सुमित्रा जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, गलती तेरी या तेरे भाई की है बेटा? गलती मेरी है, जिसने तुम जैसे पत्थर दिल बेटे को पैदा किए। एक माँ के मुंह से निकले यह शब्द किसी भी बेटे के लिए मौत से बदतर थे। और देख, अपनी जिस पत्नी पर तूने शक किया, जिसने तूने घर से निकाल दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। इसने दिन रात मेरी सेवा की है, मेरे मैले और गंदे कपड़े भी धोए हैं, जो एक सगी बेटी भी ना कर पाए, वो सब मेरी इस बहू ने किया है। तभी आरोही बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है माँ। मेरे लिए आप मेरी माँ जैसी है। जब मैंने अपनी माँ को मुसीबत और दुख के समय अकेला नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देती? मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चल बसी, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। यह सुनकर विशाल का दिल जैसे फट पड़ा। वो औरत जिसे उसने धोखेबाज कहा था, जिस पर उसने इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया था, आज उसी ने उसकी माँ की जान बचाई थी। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसका सारा वजूद आज आरोही के कदमों की धूल की तरह दिख रहा था। कमरे में फिर वही भारी बोझिल खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ा दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने। अंदर आ जाऊं दीदी? एक जानी पहचानी आवाज़ थी। विशाल ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर दीपक खड़ा था, वही दीपक जिसे देखकर विशाल ने अपना घर तबाह कर लिया था। उसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट था। दीपक ने विशाल को देखा, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधा सुमित्रा जी के पास गया। कैसी है माँ जी अब आप? उसने बहुत अपनेपन से पूछा। देखिए, मैं आपकी सारी दवाइयाँ ले आया। दीपक ने दवाइयाँ मेज पर रखी और आरोही से कहा, दीदी किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, अभी चलता हूँ। दीपक के जाने के बाद आरोही भी जाने के लिए उठी। मैं नीचे का काम देखकर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। माँ जी के पास। विशाल अब भी सदमे में था। उसने कुछ नहीं कहा।
आरोही के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वह और उसकी माँ रह गए थे। फिर सुमित्रा जी बोली, तो जानता है आरोही कौन है? वो हीरा है बेटा, कोहिनूर हीरा। और तू वह अभागा है जिसने हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर सड़क पर फेंक दिया। पर माँ, विशाल कुछ कहना चाहता था। चुप कर। सुमित्रा जी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई। मैं सब जानती हूँ। वो अपनी माँ को अपने पास लाना चाहती थी ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन तूने मना कर दिया। और दीपक, जिसे तू अपना दुश्मन समझता है, वह उसका भाई है। एक मुंह बोला भाई। जिस लड़की का अपना कोई भाई नहीं था, उसने किसी को भाई मान लिया। तो क्या गुनाह कर दिया उसने? बता मुझे, क्या गलत था इसमें? हर एक शब्द एक चाबुक की तरह विशाल की आत्मा पर था। तू तो बड़ा कामयाब आदमी बन गया है ना? अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन दिल तो तेरा कौड़ी का भी नहीं है। विशाल ने अपनी माँ के हाथ को थाम लिया। ऐसा मत कहो माँ, अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ वापस ले चलूँगा। पुणे में मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगा। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूँगा। यह सुनकर सुमित्रा जी ने एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, जिस खुशी के लिए तू मुझे पुणे ले जाना चाहता है, वह खुशी तो मुझे यहाँ मेरी इस बेटी के पास मिल रही है। उन्होंने कहा, तू तो अपने काम में उलझा रहेगा, अपनी मीटिंग्स में या पार्टियों में व्यस्त रहेगा। मैं वहाँ तेरे बड़े से घर में एक कोने में पड़ी रहूँगी, तेरी राह देखती हुई। नहीं बेटा, अब मुझे और नहीं भटकना। मेरा आखिरी वक्त अब मेरी इस बेटी के पास ही गुजरेगा। उस रात विशाल एक महंगे होटल में रुका। होटल के आलीशान कमरे में पहुंचकर उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माँ का वह कमजोर बेबस चेहरा घूम रहा था। विशाल सोच में पड़ गया। आरोही के पास सबसे आसान रास्ता था कि वह सुमित्रा जी को देखकर अनदेखा कर देती या विशाल के भाई को सूचित कर देती और वह माँ को वापस ले जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक अकेली औरत होकर अपनी पूर्व सास को अपने घर लाकर एक बेटी का फर्ज निभाया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने आरोही पर जो भी इल्ज़ाम लगाए थे, सब के सब बेबुनियाद थे और उसकी खुद की गलत सोच का परिणाम थे। और दीपक की नज़रों में आरोही के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही तो था। कितना नेक इंसान है वह। सोचते सोचते वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। लोग अपनी जिंदगियों में मग्न थे, लेकिन विशाल को लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे अकेला और हारा हुआ इंसान है। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया? पैसा, शोहरत, एक बड़ा सा खाली घर, और क्या खोया? एक प्यार करने वाली पत्नी, एक ममतामयी माँ और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान। रात भर वह जागता रहा, अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उसने अपनी गलतियों को, अपने अहंकार को, अपनी छोटी सोच को, हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने तोला। और सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो विशाल एक फैसला ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। वह अब भागना नहीं चाहता था। वह अपनी गलतियों का सामना करना चाहता था और उन्हें सुधारने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह विशाल होटल से सीधा आरोही के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह एक गहरी उदासी और आंखों में सच्चा पश्चाताप था। वह हिम्मत करके अंदर आया। सामने आरोही खड़ी थी। वो मैं माँ से मिलने आया हूँ, विशाल बोला। तो आरोही ने जवाब में कहा, वहाँ तो सो रही है। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, विशाल ने कहा और वहीं किचन के कोने में रखी एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। घंटों बीत गए। विशाल वहीं बैठा रहा चुपचाप। वह आरोही को काम करते हुए देख रहा था। टीम को निर्देश दे रही थी और हर काम को पूरी लगन से कर रही थी। आज उसे वह आरोही दिख रही थी जिसे उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और दयालु औरत। दोपहर में जब सुमित्रा जी की नींद खुली तो विशाल उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके पैरों को धीरे धीरे दबाने लगा।
सुमित्रा जी भी अपने बेटे की आंखों में पश्चाताप की सच्ची आग देख पा रही थी। उस दिन विशाल शाम तक अपनी माँ की सेवा करता रहा। उसने उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा। यह सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहा। विशाल रोज सुबह आता और शाम तक अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। वह न ज़्यादा बोलता, न किसी काम में दखल देता। वह आरोही के घर में एक अजनबी की तरह रहता। आरोही भी चुपचाप यह सब देखती रहती। उन दोनों के बीच एक लंबी गहरी खामोशी थी। दिन जब विशाल माँ के कमरे में था तो आरोही उसके लिए चाय लेकर आई। विशाल ने झिझकते हुए कप ले लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रही। फिर उसने पूछा, पुणे वापस नहीं जाना? तुम्हें काम होगा। विशाल ने सिर झुका लिया। मैंने अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले ली है। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगा। यह सुनकर आरोही की आंखों में एक पल के लिए हैरानी का भाव आया। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आरोही ने कहा। मैं माँ जी का ध्यान रख रही हूँ। मैं जानता हूँ, विशाल ने कहा, लेकिन जो काम एक बेटे को करना चाहिए वह मैं अब तक नहीं कर पाया। अब मुझे वह करने दो आरोही, प्लीज़। मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। अब आरोही कुछ बोल नहीं पाई। उन दोनों के बीच की बर्फीली खामोशी आज पहली बार टूटी थी। विशाल ने आज सिर्फ अपनी माँ की सेवा ही नहीं की, बल्कि वह आरोही के घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा रहा था। कोई भारी सामान उठाना पड़ा तो वह मदद के लिए आगे। अगर बाजार से कोई सामान लाने की ज़रूरत पड़ी तो वह ले आया। दोपहर को आरोही ने देखा कि उसके किचन का सिंक जाम हो गया है। प्लम्बर को आने में देर थी और काम रुक गया था। विशाल ने यह देखा तो वह खुद ही औजार लेकर उसे ठीक करने में लग गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब सिंक ठीक हो गया तो विशाल के कपड़े और हाथ पूरी तरह गंदे हो चुके थे। आरोही उसे देखती रह गई। यह वही विशाल था जो कभी अपने कपड़ों की अलमारी से खुद नहीं निकालता था, जिसे अपने कपड़ों पर एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं होता था। आज वही आदमी बिना किसी झिझक के गंदे पानी में हाथ डालकर सिंक ठीक कर रहा था। जब विशाल ने हाथ धोकर आरोही की तरफ देखा तो की आंखों में आंसू थे। यह सब करने की ज़रूरत नहीं है विशाल, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ज़रूरत है आरोही, विशाल ने कहा, बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं उन दुखों को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकता हूँ। आरोही को पहली बार लगा कि विशाल सच में बदल रहा है। उसका घमंड, उसकी अकड़, सब कुछ पिघलकर अब एक सच्चे इंसान के रूप में ढल रहा था। ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका था और उन्हें सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर में एक नई उम्मीद लेकर दाखिल हुई, विशाल माँ के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसी वक्त दीपक किसी काम से घर आया। वह किचन में आरोही से कुछ बात कर रहा था। तभी विशाल ने उसे देखा। एक पल के लिए विशाल के कदम ठिठके। उसका अतीत फिर से आंखों के सामने घूम गया। उसने हिम्मत जुटाई और दीपक को आवाज़ दी। दीपक, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? दीपक और आरोही दोनों चौंक गए। दीपक झिझकता हुआ ड्राइंग रूम में आया। विशाल उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थी। मैं जानता हूँ कि माफ़ी मांगने से मेरे किए हुए गुनाह कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम दोनों के सामने अपने उस हर शब्द के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने के लिए कहे थे। उसने दीपक की आंखों में देखकर कहा, दीपक, मैंने अपनी असुरक्षा और अपने घमंड में अंधा होकर तुम पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया। तुम एक भाई की तरह हमेशा आरोही और मेरी माँ के साथ खड़े रहे और मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फिर वह आरोही की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और आरोही, मैं तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आरोही उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ गलतियाँ माफ़ी के काबिल नहीं होती। मैं आज भी वह दिन नहीं भूली हूँ जब तुमने भरी अदालत में कहा था कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते क्योंकि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ।
अब विशाल फपक कर रो पड़ा। मैं जानता हूँ तुम्हारे आत्मसम्मान को मैंने जो ठेस पहुँचाई, शायद उसकी भरपाई मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं कर पाऊँगा। और आज वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दीपक अवाक खड़ा था। आरोही की आंखें भी नम थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस विशाल का अहंकार पहाड़ जैसा था, आज इस तरह टूटकर माफ़ी मांगेगा। दीपक ने आगे बढ़कर विशाल के कंधे पर हाथ रखा। जीजाजी, जो बीत गया सो बीत गया। आप अपनी गलती मान रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। दीपक के जाने के बाद विशाल वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने आरोही के आगे अपने हाथ जोड़, आरोही, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब रही थी। मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने का हक भी नहीं मांग सकता। मैं तो बस इस रिश्ते की, अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। मुझे एक मौका दे दो आरोही, मुझे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका दे दो। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बनकर रहना चाहता हूँ। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं बस तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आरोही पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने आज वही विशाल था जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। एक ऐसा विशाल जो अपनी गलती पर टूट कर रो रहा था, जो अपने प्यार को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसने विशाल का हाथ पकड़कर उसे उठाया। विशाल, जो जख्म तुमने दिए हैं वह बहुत गहरे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। सोचने के लिए थोड़ा समय दो। उस रात ना विशाल सो पाया ना आरोही। दोनों अपने मन के तूफानों से लड़ते रहे। आधी रात को विशाल के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आरोही का नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़का। हेलो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से आरोही की शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ आई, विशाल, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, और हर इंसान को भी। विशाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन एक शर्त है, आरोही ने कहा। हर शर्त मंजूर है आरोही, विशाल ने तुरंत कहा। यह रिश्ता अब बराबरी का होगा विशाल। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत। तुम मेरी उड़ान को ही रोकोगे। मंजूर है, विशाल ने रोते हुए कहा। हमेशा के लिए मंजूर है आरोही। मैं आज ही अपना ट्रांसफ़र मुंबई करवाने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। फ़ोन कट गया, लेकिन दो दिलों के बीच का टूटा हुआ तार आज फिर से जुड़ गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आरोही बाहर आई तो देखा दरवाजे पर विशाल खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें आज भरी हुई थी। उनमें सच्चा प्यार था, गहरा पश्चाताप था और पूर्ण समर्पण था। अंदर आते ही वह आरोही के सामने घुटनों पर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। भरी आंखों के लिए आरोही ने उसे उठाया और दोनों आलिंगन हो गए। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कुछ कहानियाँ ख़त्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होने के लिए बनती है। और सच्चा प्यार वहाँ तो राख में से भी उठकर ज़िंदगी को दोबारा गुलजार करने का हुनर जानता है। तो दोस्तों, अंत में आरोही और विशाल ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।